बस्तर के विभिन्न जनजातीय बाहुल्य गांवों में ईसाई मिशनरियों के द्वारा अवैध कन्वर्जन, चर्चों का निर्माण, चंगाई सभा और प्रलोभन देकर कन्वर्ट करने का खेल चल रहा है। मिशनरियों की इन गतिविधियों के चलते स्थानीय जनजातीय ग्रामीणों में अत्यधिक आक्रोश है। क्षेत्र के कुछ ग्रामीण ऐसे भी हैं जो खुलकर इन गतिविधियों का विरोध करते हैं। कुछ ऐसे जो कन्वर्जन नहीं करना चाहते और कुछ ऐसे हैं जो जनजातीय समाज के पुरोहिती का कार्य करते हैं, जैसे पटेल, गायता, पुजारी और इस तरह के अन्य लोग। ऐसे ही ग्रामीणों को निशाना बनाते हुए बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों ने 31 दिसंबर 2022 को एक बड़ा हमला किया था। इस हमले में कुछ जनजातीय ग्रामीण घायल हुए थे और कुछ को गंभीर चोटें आई। कन्वर्टेड ईसाइयों के द्वारा किए गए इस हमले से चिंतित ग्रामीणों ने अगली सुबह जब अपने गांव में बैठक की तो इस दौरान लगभग 11 बजे एक बार फिर ईसाई पादरी के नेतृत्व में लगभग 200 से अधिक कन्वर्टेड ईसाइयों ने एक बार फिर हमला किया। ग्रामीणों के अनुसार इस हमले के माध्यम से ईसाई उपद्रवी जो कन्वर्टेड थे वो अपना विरोध करने वाले ग्रामीणों की जान लेना चाहते थे। 1 जनवरी को यह घटना हुई थी। आइए आज इस घटना के 3 साल लगभग 2 साल पूरे होने के बाद क्या स्थिति है, क्यों ये घटना हुई और आगे भविष्य में क्या घटना हो सकती है, इस घटना के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनी उसकी रिपोर्ट ने क्या कहा, इन सारे विषयों को देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। एक जनवरी 2023 को सुनियोजित तरीके से ईसाइयों के द्वारा जनजातीय ग्रामीणों पर किए गए हमले के बाद जब एड़का थाना की पुलिस माहौल को शांत कराने पहुंची, तब ईसाइयों की इस भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया। इस हमले में एड़का थाना के प्रभारी वाईएस जोशी को गंभीर चोटें आई, जिन्हें बाद में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों पर हुए प्राणघातक हमले के बाद कई लोगों को अपनी जान बचाकर घटनास्थल से भागना पड़ा। इस हमले में 1 दर्जन से अधिक जनजातीय ग्रामीण घायल हुए। वहीं कुछ ग्रामीणों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 जनवरी 2023 को ईसाइयों के द्वारा इस हमले की शिकायत करने के लिए जनजातीय समाज ने नारायणपुर पुलिस को जानकारी दी और एक आवेदन पत्र भी लिखते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से आरोपी ईसाइयों का नाम लिखा हुआ था, जिन्होंने जनजातीय ग्रामीणों के साथ मारपीट की थी। इसके अलावा शिकायत पत्र में यह भी कहा गया था कि आरोपियों पर यदि कार्रवाई नहीं होती तो जनजातीय समाज प्रतिक्रिया करेगा। जनजातियों पर हुए प्राणघातक हमले और उसके बाद दिए गए शिकायत पत्र को ना ही पुलिस ने गंभीरता से लिया और ना ही प्रशासन ने दोषियों पर कोई कार्रवाई की। पुलिस ने पूरे मामले से ईसाइयों को बचाने के लिए 1 जनवरी की घटना को आपसी विवाद का नाम दिया। पुलिस ने एफआईआर में लिखा कि 9 वर्ष मिलन कार्यक्रम में आपसी विवाद होने के कारण यह मारपीट की घटना हुई। इसके अलावा जनजातीय समाज ने जिनका नाम अपने शिकायत पत्र में लिखा था उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एफआईआर में उनके नामों को शामिल तक नहीं किया गया। साथ ही ईसाई पादरी का उल्लेख भी एफआईआर में नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार होने के कारण नारायणपुर पुलिस ने संभवतः राजनीतिक दबाव और ईसाई लॉबी के प्रभाव के चलते जनजातियों की शिकायत के बाद भी दोषी ईसाइयों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद जनजातीय समाज का आक्रोश और अधिक बढ़ने लगा। पुलिस एवं प्रशासन ने जिस तरह से जनजातीय समाज की समस्याओं को नजरअंदाज किया और उनकी शिकायत के बावजूद आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की, इसके कारण जनजातीय समाज के लोगों ने 2 जनवरी 2023 को शांतिपूर्ण ढंग से जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। इस दौरान पुलिस बल की भारी तैनाती की गई, जनजातीय समाज को उकसाने का कार्य किया गया और पुलिस बल के द्वारा जनजातीय समाज पर लाठियां चलाई गई। पीड़ित जनजातीय समाज पर ही पुलिस की लाठी चलने के बाद जनजातीय समाज उग्र और अनियंत्रित हो गए, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व भी मौजूद थे और उन्होंने स्थानीय चर्च में तोड़फोड़ की। साथ ही पुलिस बल के साथ हाथापाई भी हुई, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक को चोट लगी। इस घटना के बाद एक स्थानीय पादरी की शिकायत पर जनजातीय ग्रामीणों के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई और 4 एफआईआर किए गए।
इन चारों एफआईआर में शुरुआत में 5 आरोपियों को नामजद किया गया और 100 अन्य अज्ञात आरोपी बनाए गए। एक तरफ जब ईसाइयों ने जनजाति समाज पर हमला किया और जनजाति समाज ने शिकायत दर्ज कराई, तब पुलिस ने दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन दूसरी ओर एक ईसाई पादरी की शिकायत पर जनजाति ग्रामीणों को निशाना बनाने की मुहिम शुरू कर दी गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा 100 अज्ञात लोगों के नाम पर किसी भी बेगुनाह को उठाया जा रहा है, किसी को भी घर से उठाकर जेल में डाल दिया जा रहा है। 60 से अधिक जनजाति ग्रामीणों पर ऐसी कार्रवाई की जा चुकी थी। पुलिस और ईसाई मिशनरियों के भय से कई ग्रामीण अपना घर छोड़कर जंगलों में रहने को मजबूर थे। ईसाई समूह के आतंक और पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा जनजाति समाज की प्रताड़ना के चलते 5 जनवरी को जनजाति समाज ने बस्तर बंद का आह्वान किया। जनजाति समाज द्वारा आहूत किए गए इस बंद को पूरे बस्तर में अभूतपूर्व समर्थन मिला। संभाग के लगभग सभी जिलों में दुकानें बंद रहीं। साथ ही विभिन्न जनजाति संगठनों समेत अन्य संगठनों ने भी इस बंद का समर्थन किया। जनजाति समाज के भीतर आक्रोश इतना था कि संभाग के किसी क्षेत्र में निकलकर दुकानें या अन्य स्थानों को बंद करवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। स्वतः ही सर्व समाज ने जनजाति समाज के समर्थन में बंद रख दिया। इसके बाद इस बंद के बाद जब जनजाति समाज के प्रतिनिधित्व ने जो उनके नेतृत्व करता थे, उन्होंने 8 जनवरी को राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें ईसाई पादरियों से लेकर कन्वर्टेड समूहों, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह मांग की गई कि ईसाइयों के द्वारा किए जा रहे कन्वर्जन की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। वहीं इसके बाद जो मंडल था वो जाकर राज्यपाल से भी मिला। इस प्रतिनिधि मंडल में एक 3 वर्षीय बच्ची भी मौजूद थी। उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और जनजाति हितों की रक्षा और न्याय की मांग की गई। जनजाति समाज के युवाओं एवं निर्दोष ग्रामीणों को जबरन जेल में डाले जाने के विरुद्ध नारायणपुर के ग्रामीणों ने नारायणपुर कोंडागांव मार्ग में धरना प्रदर्शन भी किया, जिसमें 3000 से अधिक जनजाति ग्रामीण मौजूद थे। इसके बाद शासन, प्रशासन और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस बेवजह किसी को भी आरोप बनाकर जेल में डाल रही है, लेकिन असली दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस बीच नारायणपुर में एक और घटना हुई, जिसमें कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें केवल जनजाति समाज को बुलाकर उन्होंने हिंसा नहीं करने की शपथ दिलवाई। यह एक ऐसा षड्यंत्र था कि जहां ईसाई समूह ने हिंसा की, जनजातियों पर जानलेवा हमला किया और जनजाति ग्रामीणों के मन में भय पैदा किया, लेकिन बावजूद इसके पुलिस और प्रशासन ने पीड़ित जनजाति समाज को ही आरोपी की तरह पेश कर उनसे हिंसा नहीं करने की शपथ दिलवाई। नारायणपुर की इस घटना की जांच के लिए एक स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग टीम भी ग्राउंड पर पहुंची। सत्य शोधन ट्रस्ट की इस टीम का नेतृत्व जबलपुर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राकेश सक्सेना जी कर रहे थे। इस पूरी टीम जिसमें विशेषज्ञ शामिल थे, उनकी एक रिपोर्ट भी आई। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा बस्तर के गांव में रहने वाले जो जनजाति हैं, उन्हें अवैध रूप से कन्वर्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है। यह कन्वर्जन चर्च निर्माण, चिकित्सा, रोजगार के वादे, वित्तीय प्रलोभन और कुछ स्थानों में तो फोर्स के माध्यम से भी किया जा रहा है। बस्तर में चल रहा यह कन्वर्जन का पूरा रैकेट बहुत बड़ा है, जिसकी पूरी प्रक्रिया ईसाई मिशनरियों के कर्मचारियों के माध्यम से कॉरपोरेट तरीके से चलाई जा रही है। ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी वो बताती है कन्वर्जन की यह पूरी प्रक्रिया क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही है, जिसका आधिकारिक रूप से कोई पंजीकरण नहीं है। और तो और जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं वो दस्तावेजों में अभी भी जनजाति के रूप में दिखते हैं, लेकिन वो सभी ईसाई रिलीजन का पालन करते हैं। इन्हीं गतिविधियों के चलते स्थानीय जनजातियों को आक्रोश है। कुछ जागरूक जनजाति ग्रामीण जो इस कन्वर्जन रैकेट का हिस्सा नहीं है, ना ही बनना चाहते हैं, एवं पारंपरिक रूप से पटेल, गायता, पुजारी, बैगा, गुनिया के कार्य में शामिल है, वे इन मिशनरियों का विरोध करते हैं और इसी कारण वो इनके निशाने पर भी हैं। और इन्हीं गतिविधियों के कारण 1 जनवरी की जो घटना हुई थी वो हमें देखने को मिली। इस पूरी रिपोर्ट में इस बात का सामने आया था, इस बात की जानकारी सामने आई थी कि जनजाति ग्रामीण पुलिस और ईसाई मिशनरियों के डर से जनवरी की ठंडी में जंगलों के भीतर छिपने को मजबूर हुए थे।
इस पूरे रिपोर्ट का निष्कर्ष जो निकला वह यह था कि बस्तर और दंडकारण्य क्षेत्र में ईसाइयों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ ईसाई मिशनरी और संबद्ध संगठनों द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदलना है। यह अच्छी तरह से संचालित कॉरपोरेट जैसी मशीनरी की तरह चलाया जा रहा है, जिसमें वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जिसका ना ही कोई धर्म से लेना देना है और ना ही किसी संन्यास से। स्थानीय जनजाति ग्रामीणों को यह भी लगता है कि कन्वर्जन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से मिलने वाले धन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इस क्षेत्र में मिशनरियों द्वारा आर्थिक लाभ, पुस्तक वितरक से लेकर पादरी जैसी नौकरी, स्वास्थ्य लाभ, स्कूलों में प्रवेश और शिक्षा के बाकी खर्च, फ्री में इलाज और यहाँ तक कि मेडिकल बिलों की जो प्रतिपूर्ति होती है वो भी किया जा रहा है। कई ग्रामीणों ने अपने इंटरव्यूज में यह बताया कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा छल कपट भी बहुत आम है। मासूम जनजातियों, खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले युवाओं, उनको भी झांसे में लाने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों ने रिपोर्ट में यह भी बताया कि चंगाई सभा और छल कपट के अलग अलग माध्यमों से भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट की जो निष्कर्ष है वो बताता है कि ये नारायणपुर में जो अशांति है उसका मूल कारण ईसाइयों के द्वारा किया जा रहा है अवैध कन्वर्जन है, और अवैध कन्वर्जन का विरोध करने के कारण उन्होंने हिंसा की, मारपीट की और जनजाति समाज के लोगों पर हमला किया। इस पूरी घटना को लेकर एक जो चर्चा होती है कि क्या होगा, कैसे होगा, आगे भविष्य में क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में या बस्तर में क्या स्थिति बनेगी, उन परिस्थितियों को लेकर यह भी सवाल आता है कि ईसाई मिशनरी बस्तर को क्यों निशाना बना रहे हैं। तो उसका जवाब यह निकल कर आता है कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा बस्तर को निशाना बनाने के पीछे सबसे पहला कारण है खनिज, वन और संपदा। दरअसल बस्तर की भूमि खनिजों एवं वन संपदा के भंडार से भरी हुई है। ऐसे में इस क्षेत्र में जिसका नियंत्रण होगा उसका बड़ा आर्थिक लाभ है। खनिजों के बाहर आने से भारत की प्रगति होगी और यहाँ विकास होगा, लेकिन विदेशी शक्तियाँ यह नहीं चाहती। विदेशी शक्तियाँ यहाँ मिशनरियों के माध्यम से कभी खदानों का विरोध करवाती हैं तो कभी विकास कार्य होगा। खनिज संपदा की भूमि होने के कारण इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ईसाइयों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक कन्वर्जन की गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है। और दूसरा कारण है माओविस्ट टेररिज्म, कम्युनिस्ट टेररिज्म। यह एक ऐसी बात है जो जानना आवश्यक है कि बस्तर में माओवादियों ने आज तक केवल एक ईसाई मिशनरी सदस्य की हत्या की है। इसके अलावा माओवादियों ने कभी चर्च बनने का विरोध नहीं किया, कभी कन्वर्जन का विरोध नहीं किया और न ही जनजातियों के साथ मिशनरियों द्वारा किए जा रहे अन्याय का विरोध किया। माओवादी गतिविधियों के कारण ईसाई मिशनरियां आसानी से अंदरूनी क्षेत्रों में अपना विस्तार कर पा रही हैं। जहां माओवादी आतंक के कारण सरकार, प्रशासन, सड़क और सुविधा नहीं पहुंची, वहां चर्च और उसके लोगों ने पहुंचकर जनजातियों को ईसाई बना लिया। और तीसरा कारण है बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होना। छत्तीसगढ़ में कई अनुसूचित क्षेत्र हैं जहां ऐसे में जो पत्थलगड़ी आंदोलन जैसी गतिविधियां देखी गई, जिसमें ग्राम सभा के अधिकारों का गलत उल्लेख कर जनजातियों को दिग्भ्रमित करने का कार्य किया गया। इसके पीछे भी मिशनरी शक्तियां थीं। जनजाति समाज को आसानी से दिग्भ्रमित कर उनका कन्वर्जन कराया जा रहा है। यह भी बस्तर को निशाना बनाने का एक मुख्य कारण है। इन सभी कारणों को देखते हुए यह समझ आता है कि 1 जनवरी 2 वर्ष पहले जो घटना हुई वह कहीं न कहीं एक बड़े साजिश, एक बड़े षड्यंत्र और एक बड़े नेक्सस का एक छोटा एग्जाम्पल था, जिसे कहीं न कहीं बस्तर के या छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में दोबारा रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा सकती है। यह थी नारायणपुर घटना पर द नैरेटिव की एक्सक्लूसिव इन डेप्थ रिपोर्ट। ऐसे ही रिपोर्ट्स को देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहें द नैरेटिव।